हेडिंग डालें बेटा, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अमेंड हुआ है ये फाइनेंस एक्ट 2020 से। फोकस रखना 5-7 मिनट बेटा, फिर मैं लिखवाता हूं एक एक चीज। प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2020 एक डोमेस्टिक कंपनी जब भी कभी बेटा डिविडेंड देती थी, डोमेस्टिक कंपनी को इस डिविडेंड के ऊपर एक टैक्स देना होता था। नेम ऑफ द टैक्स इज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जिसको कुछ लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बोलते थे। फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले बेटा डोमेस्टिक कंपनी जब भी कभी डिविडेंड देती थी तो उसको डिविडेंड के ऊपर 20.555% रेट होता था, अप्रोक्सीमेटली 21 समझ लो। उसके 21% के हिसाब से क्या देना पड़ता था, डोमेस्टिक कंपनी को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था। और वो डिविडेंड सारा का सारा शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाता था बेटा, एग्जाम्प्ट हो जाता था। इससे डोमेस्टिक कंपनी को हरेसमेंट होती थी। डोमेस्टिक कंपनी ने 100 करोड़ की इनकम कमाई, उसके ऊपर पहले उसने क्या कर दिया बेटा, इनकम टैक्स पे कर दिया। फिर वो सरप्लस इनकम जो बच गई टैक्स देने के बाद, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, उसमें से उसने कुछ डिविडेंड बांटा, उसको डिविडेंड के ऊपर क्या देना पड़ता था, टैक्स और पे करना पड़ता था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के नाम से। ये समस्या बेटा डबल टैक्सेशन होता था कॉर्पोरेट उनके ऊपर बेटा, बॉडीज के ऊपर। पहले कमा रहे हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स दे रहे हैं, उस कमाए हुए पैसे में से बेटा फिर शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रहे हैं, उसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देते थे। फाइनेंस एक्ट 2020 से इस लॉ को 360 डिग्री पे उल्टा घुमा दिया। अब डोमेस्टिक कंपनी जो भी डिविडेंड देगी, डोमेस्टिक कंपनी का कुछ नहीं होगा बेटा, ये सारा का सारा डिविडेंड शेयर होल्डर की इनकम मान ली जाएगी, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, चाहे शेयर्स में इन्वेस्ट करना एसएससी का बिजनेस ही क्यों ना हो। राकेश झुंझुनवाला, इंडिया बुल, शेयर खान बेटा, इनका काम ही स्टॉक ब्रोकर, इनका काम ही क्या होता है बेटा, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। अब आज के टाइम इनको क्या मिलेगी बेटा, डिविडेंड इनकम। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, डिविडेंड इनकम शैल बी टैक्सेबल, शैल ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स इवन इफ बेटा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इज द मेन बिजनेस ऑफ एसएससी, क्योंकि ये अदर सोर्स की क्या आती है बेटा, चार्जिंग सेक्शन में आती है। तो मैं एक एसएससी, मैं इन्वेस्टर, काम मेरा पढ़ाना बेटा, काम मेरा सीए इन प्रैक्टिस, मुझे डिविडेंड इनकम है, वो भी अदर सोर्स में आएगी बेटा। राकेश झुंझुनवाला साहब इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर बेटा, उनको जो इनकम है उनका काम ही सिक्योरिटीज का है, उनको भी अगर डिविडेंड इनकम है आज के टाइम उनके हैंड में भी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। जितना भी डिविडेंड आपको हुआ वो डिविडेंड ले लो बेटा, इसमें से खर्चा कोई भी अलाउड नहीं होता, केवल एक खर्चा अलाउड होता है। अगर आपने लोन लिया, शेयर्स में पैसा लगा दिया और अब आपको क्या हो रही है बेटा, डिविडेंड इनकम, और उस लोन के ऊपर आप क्या पे कर रहे होंगे बेटा, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट की आपको क्या मिल जाएगी साहब, डिडक्शन मिल जाएगी। और उसके ऊपर भी एक अपर कैप लगा दी, मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम तक। मेरे को 1 लाख का डिविडेंड इनकम है, मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है 30,000, तो 30,000 का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा बेटा। इंटरेस्ट कितने का अलाउड होगा बच्चे, 20,000। 20% तक अपर कैप है, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम तक इतना इंटरेस्ट अलाउड होगा। तो 30,000 अलाउड ना होके मेरे एग्जाम्पल में 20,000 का इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, अलाउड होगा। और इसी एग्जाम्पल को अगर कैरी करूं बेटा, 1 लाख की डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम बेटा मेरी 12,000, इंटरेस्ट सॉरी एक्सपेंस मेरा 12,000, कोई लोन ले रखा था मैंने, उसके ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है 12,000, तो पूरा 12,000 अलाउड हो जाएगा। यस सर। 20% के अंदर अंदर है ना बेटा। यस सर। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, आज के टाइम डिविडेंड शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। Point number 2, shall always taxable under the head other source even if investment in security is the main business of SSC. Number 3, total dividend लो, उसमें से केवल कौन सा खर्चा माइनस होता है बेटा, एक, कौन सा एक है वो, इंटरेस्ट एक्सपेंस। जो आपने लोन ले रखा था, शेयर्स में लगा दिया, उसके बदले आप क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी। और उसके ऊपर भी अपर कैप लगी हुई है। अपर कैप कितने परसेंट की है बेटा, मैक्सिमम 20% ऑफ इंटरेस्ट इनकम। 20% से ज्यादा हम इंटरेस्ट इनकम क्या नहीं करेंगे साहब, अलाउड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस, सॉरी बार बार इनकम बोल रहा हूं मैं इंटरेस्ट को, 20% से ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। तो बाकी कोई भी खर्चे हो, क्वेश्चन देगा 2-3 खर्चे बेटा, बाकी खर्चे तो लेना ही मत, खाली एक इंटरेस्ट लेना। और उसके ऊपर भी क्या लगी हुई है बच्चे, 20% की अपर कैप। मेरा छोटा सा क्वेश्चन सुनो बेटा, 21-22 की एजीएम अगले साल होगी, 30 सितंबर तक होती है ना,
Yes, sir. 21-22 की एजीएम 30 सितंबर में होगी, फिर एजीएम में डिविडेंड क्या होता है बेटा आपका, डिक्लेयर होता है, फिर उसके बाद पे होता है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ 21-22 का डिविडेंड जाएगा तो 22-23 में। यस सर। ऐसे ही 20-21 का डिविडेंड कौन से फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा बेटा, 21-22 में। ये डिविडेंड इनकम किस साल टैक्सेबल होती है, इन द ईयर ऑफ रिसीव पे होती है। जिस साल डिविडेंड बेटा पे होते हैं उस साल डिविडेंड क्या होते हैं बच्चे, टैक्सेबल होते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, 20-21 का डिविडेंड कंपनी पे करती है अगले साल एजीएम में बेटा 21-22 में, तो टैक्सेबल कब होगा बेटा, 21-22। इंटरिम डिविडेंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी, वो तो ड्यूरिंग द ईयर ही पे हो जाता है ना। यस तो क्रक्स ऑफ द मैटर, जिस साल डिविडेंड पे होते हैं डिविडेंड इनकम क्या होती है बेटा, उस साल टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल होती है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कौन सा डिविडेंड टैक्सेबल होता है बेटा, इक्विटी, प्रेफरेंस, इंटरिम, फाइनल। सारे All type. Each and every kind of dividend shall be taxable in the hands of shareholder. सारे के सारे डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड में क्या होते हैं बेटा, टैक्सेबल होते हैं अंडर द हेड अदर सोर्सेज, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे इंटरिम हो, चाहे फाइनल हो। और इसमें याद रखना बेटा, कंपनी आज के टाइम कोई सीडीटी, कोई कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं देगी। कंपनी आज के टाइम केवल एक काम करती है बेटा, टीडीएस काट के पेमेंट करती है। अगर शेयर होल्डर रेजिडेंट है, रेट ऑफ टीडीएस याद कर लेना बेटा 10% है, और अगर शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट है बेटा, रेट ऑफ टीडीएस सेक्शन 195 20% है। तो कंपनी आज के टाइम केवल एक काम करेगी, जब जब शेयर होल्डर को क्या करेगी बेटा, वो डिविडेंड देगी, टीडीएस क्या कर लेगी बच्चे, डिडक्ट कर लेगी। क्या रेट है टीडीएस का बेटा, 10%। शेयर होल्डर रेजिडेंट है बेटा 10%, शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट है बेटा, रेट ऑफ टीडीएस इज 20%। पूछूं, Yes, sir. और फिर इकट्ठा लिखेंगे एक सिरे से। एक कंपनी एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है बेटा, एग्रीकल्चरल इनकम है इसकी। इस कंपनी की सारी इनकम क्या है बेटा, एग्रीकल्चरल इनकम। 100 करोड़ की इनकम कमाई। पहला क्वेश्चन, क्या इनकम के ऊपर टैक्स देना है? No, sir. Sir. एग्रीकल्चरल इनकम इज फुली एग्जाम्ड, सेक्शन 10 क्लॉज 1। Yes, sir. उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना। कहानी का एक हिस्सा अलग करो। अब डिविडेंड तो ये कंपनी भी बांटती होंगी, यस सर। अब ये डिविडेंड कंपनी ने बांटा, ये डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगा या नहीं? Yes, sir. होगा। Yes, sir. Each and every kind of dividend taxable in the hands of shareholder। वो अलग बात है कि कंपनी के हैंड में बेटा, कंपनी के हैंड में क्या था साहब, आपका टैक्स नहीं लगा क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम है, पर शेयर होल्डर की डिविडेंड इनकम है, शेयर होल्डर फंसेंगे बेटा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेस। तो लिखें Yes, पॉइंट sir. नंबर 1, डिविडेंड फ्रॉम या डिविडेंड रिसीव बाय शेयर होल्डर। Dividend received by shareholder from his company shall be taxable in the hands of Shareholders. किस रेट से टैक्सेबल होगा बेटा, क्या कोई स्पेशल रेट है या नॉर्मल रेट से? Normal भाई rate. इंडिविजुअल अगर शेयर होल्डर हैं तो उसके स्लैब रेट होते हैं ना, 2.5 लाख तक माफ, 2.5 से 5% एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ते हैं ना। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो किस रेट से टैक्सेबल होगा? नॉर्मल रेट से। नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट। शेयर होल्डर कंपनी है तो कंपनी वाले रेट से टैक्सेबल होगा। शेयर होल्डर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के रेट से होगा। शेयर होल्डर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो इंडिविजुअल या एचयूएफ के रेट से टैक्सेबल होगा। तो सेकंड पॉइंट ये लिख दूं बेटा, डिविडेंड इनकम शैल बी टैक्सेबल एज पर एप्लीकेबल रेट। Yes, sir. डिविडेंड इनकम शैल बी टैक्सेबल एज पर नॉर्मल रेट applicable to एसएससी। जो भी नॉर्मल रेट है, इंडिविजुअल के अलग हैं, कंपनी के अलग हैं बेटा, पार्टनरशिप फर्म के अलग है, और टैक्स रेट में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है आपको मैंने। कौन से हेड में टैक्सेबल होती है बेटा इनकम? Other sources. डिविडेंड इनकम शैल always taxable under the head other sources। always, चाहे बेटा शेयर्स में इन्वेस्ट करना बिजनेस ही क्यों ना हो, इवन इफ
investment in securities is the main business of assessee. सबसे बढ़िया एग्जांपल राकेश झुंझुनवाला साहब. Yes, sir. Which type of dividend is taxable in the hands of shareholder? All type of तो dividend. चौथा पॉइंट, each and every kind of dividend is taxable in the hands of a shareholder. Each and every kind. It may be equity, it may be preference, it may be interim, Interim, it may be final. final, even it include deemed dividend. पढ़ाऊंगा डिटेल में. किसी भी टाइप का कोई भी डिविडेंड हो, ये आज के टाइम सारे के सारे बेटा शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होंगे एज पर हिज नॉर्मल रेट, जो भी रेट है अंडर द हेड अदर सोर्सेज. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. आपको करना क्या है, जितनी भी आपको डिविडेंड इनकम हुई, मैं शेयर होल्डर बेटा, मेरे को रिलायंस से डिविडेंड मिल रहा है, इन्फोसिस से मिल रहा है, टिस्को से मिल रहा है, एक्स से मिल रहा है, वाई से मिल रहा है, जेड से मिल रहा है, लॉ से, सारी डिविडेंड इनकम इकट्ठी कर दे भाई. एक्सपेंस के तौर पे केवल क्या अलाउड है, इनकम से खर्चे माइनस करते हैं ना. Interest on loan taken for investment. बस एक्सपेंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कौन सा है बेटा, जो आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई लोन ले रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट. एक्सपेंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट कितना अलाउड है बेटा, वो 20%. एक्चुअल एक्सपेंस और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम. Yes, sir. Whichever is less. लेस. ये माइनस कर देना, बाकी आ जाएगी आपकी टैक्सेबल डिविडेंड इनकम. टैक्सेबल डिविडेंड इनकम और नोट डाल दो. एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट बेटा, बोला करो. Will not be allowed. Shall not allowed as a deduction. क्लियर. Yes, sir. तो पहला पॉइंट, डिविडेंड इनकम आज के टाइम टैक्सेबल है शेयर होल्डर के हैंड में. कोई सा भी डिविडेंड हो, इक्विटी, प्रेफरेंस, इंटरिम, फाइनल, डीम्ड डिविडेंड, सारे के सारे शेयर होल्डर के हैंड में क्या होते हैं बेटा, टैक्सेबल होते हैं. टैक्सेबल होते हैं बेटा ये अंडर द हेड अदर सोर्स, चाहे शेयर्स में इन्वेस्ट करना एसएससी का बिजनेस ही क्यों ना हो. ग्रॉस डिविडेंड ले लो, उसमें से खाली एक खर्चा बेटा माइनस होता है, वो होता है इंटरेस्ट. जो लोन अगर आपने कोई ले रखा था इन शेयर्स के लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अलाउड होगा. कितना अलाउड होगा बेटा, एक्चुअल एक्सपेंस और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम विच एवर इज लेस. बाकी खर्चे तो बेटा अलाउड भी नहीं होंगे. Yes, sir. बनाओ एक एग्जाम्पल यहां तक. Yes, sir. एग्जाम्पल 1, शेयर होल्डर, इसको बेटा डिविडेंड इनकम हो रही है. शेयर होल्डर रिसीव द फॉलोइंग डिविडेंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22. Yes, sir.
इसको रिलायंस से डिविडेंड मिला, यहां लिख देता हूं डिविडेंड और यहां लिख देता हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस और यहां लिख देता हूं कलेक्शन एक्सपेंस। बाकी खर्चे Yes, sir. रिलायंस से डिविडेंड मिला बेटा इसको 2 लाख रुपए का, इसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट है बेटा 15,000, कलेक्शन एक्सपेंस है 5,000। विप्रो से बेटा इसको डिविडेंड मिला 3 लाख रुपए का, उसके रिगार्डिंग कोई इंटरेस्ट नहीं है, कलेक्शन एक्सपेंस लगे 4,000। इसके बाद इन्फोसिस से बेटा इसको और डिविडेंड मिला, पॉसिबल है ना, Yes, sir. 1 लाख का, इसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट इनकम है, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस बार बार इनकम निकल रहा है 30,000, कलेक्शन चार्जेस इसके 2,000। डिटरमाइन या कंप्यूट टैक्सेबल डिविडेंड। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, Yes, sir. पर डिविडेंड वाइज 20% देखना है या एग्रीगेट का 20% देखना है? एग्रीगेट का 20% आएगा। एग्रीगेट डिविडेंड कितना है बेटा? एग्रीगेट डिविडेंड 6 लाख। 6 लाख। 6 लाख। एग्रीगेट इंटरेस्ट कितना है? 30, 45,000। कलेक्शन एक्सपेंस तो अलाउड ही नहीं है, उसको तो मैं देख ही नहीं रहा ना। Yes, तो मुझे ये बताओ, पर डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट देखना है या टोटल? सर टोटल देखना है। क्योंकि अगर पर देखोगे तो ये वाला तो अलाउड हो जाएगा, 20 के अंदर अंदर है, ये वाला 20% से ज्यादा है, एम राइट ना? यस Yes, सर। sir. सर टोटली देखेंगे। सर in ऐसे इसी वाइज चेक किया जाएगा या तो। इन टोटलिटी कंसीडर होगा बेटा। Yes. तो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे? ग्रॉस डिविडेंड कितना है भाई? 6 लाख। माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। चलो बोलो, एक्चुअल इंटरेस्ट बोलो। 45 और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। Yes, sir. 1,20,000. इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने की डिडक्शन मिलेगी। Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट कलेक्शन एक्सपेंस? बाकी खर्चे, नॉट अलाउड। Not allowed. बाकी और किसी टाइप का कोई भी खर्चा अलाउड नहीं है। तो टैक्सेबल डिविडेंड इनकम सर अलाउड नहीं है तो इसे ब्लॉक में लेंगे इसमें। ब्लॉक सॉरी वो मेंशन किया जाएगा कलेक्शन एक्सपेंस करके। फॉर्मेट में दिखा दो, दिखाने में क्या दिक्कत है? 5,55,000। Yes, sir. और कौन से हेड में टैक्सेबल? Other sources. सोर्स और अगर बेटा ये काम ही सिक्योरिटीज का हुआ तो भी अदर सोर्स। तो भी अदर सोर्स, क्योंकि ये अदर सोर्स की चार्जिंग सेक्शन में आता है। फिर जो इनकम चार्जिंग सेक्शन में आ जाती है वो उसी हेड में टैक्सेबल होती है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलूं आगे? सर वैसे भी हम जो भी लोन लेते हैं वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट वाइज थोड़ी लेते हैं, तो वो तो एक साथ वो तो बस एक बिल्कुल सही है, लमसम होता है वो तो। ठीक है ना, ये तो मैंने बना दिया क्वेश्चन, अगर ऐसा बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। चलूं आगे? Yes, sir. Yes, sir. कंपनी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, या एक काम करो ना, एक केस स्टडी ऐसे बना लेते हैं। CDS अच्छा केस स्टडी बना देता हूं पहले, क्योंकि एग्जाम में कई बार केस स्टडी बना देते हैं। ये एक्स लिमिटेड एग्रीकल्चरल इनकम है, इसको 100 करोड़ की एग्रीकल्चरल इनकम मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा? Not taxable. नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10 subsection 1. 10 क्लॉज 1। Yes, sir. तो डिविडेंड तो ये कंपनी भी देती होंगी बेटा, या नहीं देती? Yes, sir. डिविडेंड तो ये भी देती होंगी, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो इनके भी होते होंगे। Yes, इस कंपनी ने डिविडेंड दे दिया बेटा 10 करोड़ का, ये शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स 10 करोड़। क्या ट्रीटमेंट होगी? इनकम एग्जाम्ड,
डिविडेंड इनकम ऑटोमेटिक एग्जाम, मतलब कंपनी एग्जाम तो शेयर होल्डर ऑटोमेटिक एग्जाम था, नो या सर, कंपनी तो एग्जाम होगी 10 क्लॉज 1 के कारण, क्योंकि उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है। अभी डिविडेंड थोड़ी ना एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा, क्या डिविडेंड लिखूं? टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल Such- अंडर डिविडेंड डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हाथ ऑफ, शेयर in the hands of shareholder under the head, अदर सोर्सेस। बस ये 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। under the head other sources। बोलो भाई, केस स्टडी में कोई इफ्स एंड बट्स? नो सर, हाँ, तो कंपनी एग्जाम्प्ट होना एक अलग चीज है बेटा, और शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होना एक अलग चीज है। कंपनी तो एग्जाम्प्ट इसलिए हुई है क्योंकि उसकी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। शेयर होल्डर की इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, वो थोड़ी ना खेती बाड़ी कर रहा है, यस उसको सर, डिविडेंड मिल रहा है, और डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। सर पहले डीडीटी भी लिखा था ना? पहले क्या होता था, छोड़ो ना, क्यों टेंशन ले, यस सर, ओके, है ना, करंट लो याद करो। चलो आगे, यस सर। चलो जी, अब आगे आ जाओ। कंपनी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है आज के टाइम? टीडीएस डिडक्ट करेगी। ऑब्लिगेशन ऑन कंपनी। आज के टाइम कंपनी के ऊपर एक भी ऑब्लिगेशन है, जब भी कंपनी डिविडेंड की पेमेंट करेगी उस टाइम कंपनी क्या कर लेगी बेटा, टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। जब भी कभी कंपनी बेटा डिविडेंड की पेमेंट करेगी, कंपनी क्या कर लेगी साहब, टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो ये मान लो एक डोमेस्टिक कंपनी है, बड़ा सोच लेना, कोई इन्फोसिस मान लो, ठीक है भाई। यस सर। इन्फोसिस के शेयर होल्डर रेजिडेंट भी हो सकते हैं, इन्फोसिस के शेयर होल्डर बाहर भी हो सकते हैं, यस सर। हो सकते हैं। यस यस सर। सर। कंपनी इनको भी डिविडेंड दे रही होगी, और कंपनी इनको भी डिविडेंड दे रही होगी। डिविडेंड देना उसको अपने शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अब आंसर दो, अगर शेयर होल्डर बेटा रेजिडेंट है, टीडीएस 10%, 10% एज्यूम कर रहा हूँ, लॉ में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर। वो में लिखा हुआ लॉ में लिखा हुआ है। और अगर नॉन रेजिडेंट को देंगे तो 20%। 20%, 20% का टीडीएस काट के बाकी पेमेंट किसको होगी बेटा, शेयर होल्डर को होगी। 20% का टीडीएस काट लेंगे और बाकी पेमेंट शेयर होल्डर को होगी। सर इसका कोई मिनिमम अमाउंट भी तो होता होगा जिसपे या कितना ही छोटा अमाउंट क्यों ना हो? आगे बताऊंगा, अभी पहले यहाँ तक तो लिखो। ये पढ़ के तो नहीं बोल रहे, नालायक को 5,000 रुपए की लिमिट है जो। नहीं सर मुझे मिला था, मैं सोच रही हूँ मेरा चलो सुनने पे ध्यान दो, मिला होगा डिविडेंड नालायक को। ठीक है, चलो आगे। यस सर, लॉ ने बोला इस वाले केस में, इस वाले केस में एक रिलैक्सेशन है, टीडीएस नहीं काटना, नो टीडीएस। मैं कह रहा हूं टीडीएस नहीं काटना, बच्चा समझ रहा है डिविडेंड इनकम एग्जाम्प्ट है, वो दो अलग अलग चीजें मेरे भाई। यस टीडीएस नहीं कटेगा पर डिविडेंड तो टैक्सेबल होगा। हाँ यस सर। हाँ, चलो टीडीएस कब नहीं काटना, अगर आपका बेटा शेयर होल्डर कौन है, रेजिडेंट। इंडिविजुअल है और रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट है। अगर शेयर होल्डर इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड छोटा मोटा है, कितना, 5,000। और ये पे हो रहा है थ्रू एनी मोड, अदर देन कैश। अदर देन कैश। मतलब अकाउंट में आएगा, डिविडेंड तो वैसे भी अकाउंट में आते हैं। पे थ्रू एनी मोड अदर देन कैश। कैश में तो डिविडेंड हमने तो देखा ही नहीं भाई। प्राइवेट कंपनी कर सकती है ना, दीपक जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, खुद ही शेयर होल्डर बने बैठा हूं, खुद ही डायरेक्टर बने बैठा हूं,
यस सर, लाला टाइप कंपनी नहीं होती? यस Yes, सर, sir. हाँ, तो वो कर सकते हैं कैश में बदतमीजी। फिलहाल अगर ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो डिविडेंड एग्जम्प्ट है या कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी? कंपनी नहीं काटेगी। कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी, टीडीएस की ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, डिविडेंड इनकम रिमेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। Yes, sir. हाँ, इस पॉइंट को लिख दो। नहीं, ये बच्चा पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता रहता है। टीडीएस नहीं कटेगा, हिंदी में लिखता हूं, टीडीएस नहीं कटेगा, बट डिविडेंड Income is still taxable. इनकम इज टैक्सेबल। किसके हाथ में होती है? Shareholder. हाँ, बार बार बोलो भाई। अंडर द हेड Other sources. अदर सोर्स। तो अगर इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड छोटा मोटा 5,000 या उससे कम है, और पेमेंट मोड अदर देन कैश है, ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड हैं, तो कंपनी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। इनमें से कोई भी एक पॉइंट मिस हो गया, कंपनी टीडीएस काट लेगी बेटा। यस सर, Yes. हो जाए दो हाथ, यस सर, पक्का? यस सर, एक एग्जाम्पल बनाओ डायग्राम फॉर्म में, आपके एक ही झटके में समझ में आएगा। एक कंपनी ले लो भाई, कोई भी कंपनी बना दो। लो, ये बना देते हैं हम, हमारी कंपनी है ये। नालायक लिमिटेड। नालायक लिमिटेड, ये अपनी कंपनी है ना बेटा, हमारी कंपनी के नाम तो ऐसे ही होंगे। चलो, शेयर होल्डर ध्यान से सुनना। सबसे पहला है इंडिविजुअल, रेजिडेंट है, ठीक है, हो सकता है ना? यस सर। मिस्टर बी, ये भी रेजिडेंट है। थोड़ा खुला खुला लिखना, क्योंकि मैं इसमें भी अमाउंट भी लिखूंगा। मिस्टर सी, ये भी रेजिडेंट है। मिस्टर डी, एक ही क्वेश्चन है भी बना दूं ना? हाँ जी। यस सर, ये भी रेजिडेंट है। ये तो हो गया इंडिविजुअल। ये हो सकता है एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर हो। यस यस सर, हाँ जी। वाई लिमिटेड रेजिडेंट है, ओ स्पेस कम है, तो पहले मैं फिर खाली यही ले लेता हूँ, रेजिडेंट वाले ही। इसके बाद ले लेते हैं एबीसी एंड एसोसिएट एलएलपी, रेजिडेंट है भाई, ठीक है। शेयर होल्डर तो कोई भी हो सकता है ना? यस सर, Yes, sir. कुछ भी ले लो, हिंदुजा एंड फैमिली, कौन हो गए? HUF, रेजिडेंट है। देखें, हाँ जी। मिस्टर ए रेजिडेंट है, 4,000 का डिविडेंड दिया कैश में। मिस्टर बी रेजिडेंट है, 4,000 का डिविडेंड दिया अकाउंट पे चेक। मिस्टर सी रेजिडेंट है, इसको बेटा 5,000 का डिविडेंड दे दिया कैश में। मिस्टर डी अगेन इंडिविजुअल है, इसको बेटा 4500 का डिविडेंड दे दिया, सीधा इसके अकाउंट में आरटीजीएस कर दी। सुन रहे हो? यस सर, इसको 4,000 का डिविडेंड मिला आरटीजीएस, इसको 4,000 का डिविडेंड मिला, सब आरटीजीएस होती है, अकाउंट में आते हैं। इसको 4500 का मिला। मैंने जान के बेटा ये 5,000 से कम लिए हैं, क्योंकि अगर 5,000 से ऊपर होगा तो वैसे ही टीडीएस कटेगा, हाँ जी। Yes, sir. और 6,000 होगा तो 1,000 पे कटेगा, पूरे 6,000 पे कटेगा, पूरे पूरे 6,000 से कटेगा। पूरे 6,000 पे। तो इसलिए 5,000 से ऊपर वाले में तो बच्चा कहीं नहीं फंसेगा कि भैया टीडीएस काट लो। उसको लगता है 5,000 से कम हमेशा ही छोड़ते हैं, टीडीएस नहीं कटता। मैं देखना चाहूंगा कि आप क्या बोलते हो। आराम आराम से चलो और मुझे बताओ टीडीएस कटे या ना कटे। सबसे पहले केस में बताओ, 5 से तो कम है, एक तो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, 5,000 से कम है, पर कैश में है, यस सर, कटेगा सर। क्या हो जाएगा? टीडीएस कटेगा। टीडीएस विल बी डिडक्टेड। इसको कैसे लिखूं, इतना सारा टीडीएस विल बी डिडक्टेड? TDS राइट, मैं लिख दूं, यस कर दूं?
Yes, यस का मतलब टीडीएस डिडक्ट होगा, नीचे डिफाइन कर दूंगा ना यस का मतलब क्या है। यस मीन्स टीडीएस शैल बी डिडक्टेड। Yes, sir. समझ जाओगे ना फिर आपके यस का मतलब क्या है। Yes, sir. चलो सर आप ही ने तो बोला था 5 से कम है। बेटा इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, नो डाउट 5 से कम है, पर नालायक ने कैश में दे दिया, yes, तो इस केस में टीडीएस काट के पेमेंट होगी भाई। Yes, sir. चलो दूसरा देखो भाई, 4,000 बोल रहा हूँ, 4,000 अकाउंट पे चेक। तो एक मिनट रुको, क्या इंडिविजुअल है? yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मिस्टर बी इंडिविजुअल है, क्या रेजिडेंट है? Yes, sir. Yes, sir. क्या अमाउंट 5,000 या उससे कम है? Yes, sir. Yes, sir. क्या अदर देन कैश है? Yes, Yes, sir. sir. तो मैं बोल सकता हूँ इस केस में कोई टीडीएस नहीं। No TDS. Yes, sir. तो नो को नीचे डिफाइन कर दें, Yes, sir. नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ठीक है ना, Yes. Yes, sir. कंफर्टेबल? Yes, sir. चलो अगला Yes, बोलो। sir. अगला मिस्टर सी इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, डिविडेंड 5,000 तक है, पर कैश में दे दिया, तो TDS क्या हो जाएगा? TDS TDS deducted. deducted. यस डिडक्ट करना पड़ेगा। 4500 आरटीजीएस, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, 4500 आरटीजीएस। Not TDS required. not deducted. नहीं कटेगा। नो, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, अदर देन कैश है, Yes, sir. Yes, sir. 5,000 से कम है, अदर देन कैश। अब आगे ध्यान से, कंपनी है, कटेगा। TDS कटेगा. इस केस में तो 5 की कोई लिमिट ही नहीं है, चाहे 1 रुपया भी हो टीडीएस काटना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. रिलैक्सेशन रेजिडेंट इंडिविजुअल को है ना। Yes, sir. हाँ, अगर शेयर होल्डर बेटा एलएलपी है, Yes, कटेगा। Yes, sir. आंखें बंद करो, 1 रुपया भी हो टीडीएस काटना पड़ेगा कंपनी को। अगर एसएससी एचयूएफ है, रेजिडेंट है, 1 रुपया भी हो Yes, sir. टीडीएस काटना पड़ेगा। ये भी कटेगा. बोलो Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. और यही अगर मैं जहां जहां आंसर यस था, बस एक ही मिनट ध्यान देना, एक तो यहाँ यस था और एक यहाँ, थर्ड वाले केस, नहीं सॉरी, जहां जहां नो था, मेरे को नो देखना था कि टीडीएस कहाँ नहीं काटना। सेकंड और फोर्थ में ही। एक तो यहाँ नहीं कटेगा भैया टीडीएस, यहाँ पर नहीं कटना, Yes, sir. और एक यहाँ पर। अगर मैं कहूँ ये नॉन रेजिडेंट होते तो, कटता डिडक्ट कटेगा. तो होता. कटता था। और फिर 20% और रेट हो जाता। Yes, sir. Sir. रिलैक्सेशन रेजिडेंट को है ना बेटा, नॉन रेजिडेंट को नहीं है। Yes, sir. कहो तो बनाऊं, No, sir. समझ आ गया. Sir, समझ आ गया. तो लिख लो, शेयर होल्डर अगर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होगा, टीडीएस शैल ऑलवेज डिडक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। Yes, sir. तो अगर शेयर होल्डर नॉन रेजिडेंट है, कंपनी हमेशा टीडीएस काटेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लॉ में कोई दिक्कत हो पूछो। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ एक, जहां थोड़े कई बच्चे फंस ना जाएं कहीं। Yes, sir. Done. डन? हाँ, ऐसे बोल दिया करो। सामने ध्यान दो बेटा, कोई भी एक डोमेस्टिक कंपनी ले लो, शेयर होल्डर में एक्चुअल में नाम ले लेता हूं अंशिका, ये शेयर होल्डर है बेटा। हाँ, Yes. SHIKA शेयर होल्डर। कंपनी ने इसको टोटल डिविडेंड देना है, लेटस से 2 लाख रुपए का। क्या कंपनी टीडीएस काटेगी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। किस रेट से? 10%. तो कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया। गवर्नमेंट को जमा करा देगी बेटा अगले महीने की 7 तारीख तक, टीडीएस की ड्यू डेट होती है वो। और अब इसको अंशिका शेयर होल्डर को कितना मिलेगा डिविडेंड? 1,80,000. 1,80,000. ठीक। और अगली इंफॉर्मेशन, अंशिका ने लोन ले रखा था शेयर्स के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहे हैं 37,000। ये फिगर मैंने जान के ऐसी लिए है कि पिक्चर आपके सारी क्लियर होएगी।
क्वेश्चन लिखो खाली आप, और फिर जब मैं पूछूं आंसर वो देंगे। क्वेश्चन लिख लो। डन सर। डन। चंशिका आप ही बताएं बेटा। यस सर। अब आपने जब रिटर्न फाइल करोगे, जब आप अपनी इनकम कंप्यूट करोगे, 1,80,000 लोगे या डिविडेंड इनकम 2 लाख रुपए लोगे? सर 2 लाख। बोलो भाई, बाकी बताओ। 2 लाख सर। 2 लाख सर। 2 लाख इनकम तो 2 लाख है ना। अब समस्या हमें क्या दे रखा होगा, हमें ऊपर की चीजें ये दे नहीं रखी होंगी आपको ना, खाली एग्जाम में बस ये दे रखा होगा कि डिविडेंड मिला है इतना और ये नेट ऑफ टीडीएस है। यस। आपको वो 2 लाख नजर नहीं आ रहा होगा, आपको वो बोलेगा डिविडेंड पेड नेट ऑफ टीडीएस, तो आपने बोला जी 2 लाख टैक्सेबल होगा। अब 2 निकालें कैसे? वही ये ग्रॉस डिविडेंड कितना है? ग्रॉस डिविडेंड मैं बोल सकता हूँ 1 लाख 80 टीडीएस कटने के बाद है, 20%। यानी कि अपने आप में 90% है। यस सर। उसका 100। कल को बेटा शेयर होल्डर जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा इसको ग्रॉस करेगा ना वो, यस सर। यस सर। तो 1,80,000 तो टीडीएस कटने के बाद है, बट वुड बी 100%। 2 लाख। 2 lakhs। कोई दिक्कत? नो सर। अब माइनस करेंगे बेटा शेयर होल्डर इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ध्यान से देखो, मैंने फिगर जान के ऐसे ली है। 20% 1,80 का करेंगे या इसका करेंगे? 2 लाख का। अगर 1,80 का 2 करोगे, लाख का ये ना। अगर 1,80 का करोगे तो होगा 36,000, ये ज्यादा है। यस सर। और अगर 2 लाख का करोगे तो बनेगा 40,000, ये कम है। मैंने जान के फिगर ऐसी ली 2 है। लाख का लेंगे। 2 लाख का लेंगे। ग्रॉस डिविडेंड का लेते हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने अलाउड होंगे? एक्चुअल पूरा लिखो, पूरा लिखो। एक्चुअल एक्सपेंस कितना? 37,000। 37,000। एक्चुअल एक्सपेंस 37,000 और 20% ऑफ 20% ऑफ 20% ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब ग्रॉस डिविडेंड होता है बेटा। यस सर। ये हो जाएगा 40,000। यस सर। तो 37,000 का खर्चा अलाउड होगा इनको। तो इनका टैक्सेबल डिविडेंड कितना होगा? 1,63,000। 63,000। टैक्सेबल अंडर द हेड। अदर सोर्सेस। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम में केस स्टडी बना देंगे, बिजनेस ही इस चीज का है। 8-10 बार बोल दूंगा, अपने आप ना याद हो जाएगा। Yes, फेड अप ही हो जाओगे कि बस करो सर। अब बच्चे का क्वेश्चन ये होता है, आपसे पहले आप भी पूछें सर, टैक्स फिर इसके ऊपर भी देंगे हम, और फिर जो ऑलरेडी टैक्स हमने दे दिया टीडीएस के तौर पे, यस सर। वो जब टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालेगा ना शेयर होल्डर अपनी, उसमें से माइनस कर लेगा वो टैक्स ऑलरेडी पेड इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। यस सर। अभी तो शेयर होल्डर की और भी तो इनकम होगी ना बेटा, सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। यस सर। हाँ, उसका जब सारा टैक्स वो निकाल लेगा, वो टैक्स जब उसका निकल के आ जाएगा, आखिरी में माइनस कर लेता है टैक्स ऑलरेडी पेड इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। यस सर। अब यहां तक कोई दिक्कत हो बेटा, इसको क्लियर कर लो। सर ये लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। जो लिखी हुई है ये, या जो भी मैंने बोला था? अभी जो बोला था। मैंने ये बोला था बेटा, अब लेटर से 1,63 के ऊपर टैक्स लगेगा अंशिका को, शेयर होल्डर को। यस सर। अब कैसे चले, जबकि टीडीएस भी तो गया हुआ है हमारा। यस सर। तो आप करना क्या है, इनकी जो सैलरी इनकम है वो ले लेना, हाउस प्रॉपर्टी वो ले लेना, पीजीबीपी वो ले लेना, कैपिटल गेन वो ले लेना, बाकी जो भी इनकम हो सारा ले लो। चैप्टर 6 से डिडक्शन माइनस कर लो, टोटल इनकम आ जाएगी। यस सर। यस उसके ऊपर टैक्स निकाल लो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ हाइपोथेकेट, इनका टैक्स बन गया 80,000 रुपीज। ओके सर। 80,000 टैक्स बन गया, उसमें से ऑलरेडी इन्होंने कितना पे कर रखा है? 20। टीडीएस के तौर पे जमा हो गया ना 20। यस सर। तो शेयर होल्डर अब कितना टैक्स देगा? 80 - 20 60। 60,000। ओके सर। तो ये डबल टैक्सेशन नहीं है, बच्चा डर जाता है कि टीडीएस भी गया और फिर टैक्स भी लग रहा है। जो टीडीएस गया है वो आखिरी में माइनस हो जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटी में से। ओके यस सर। यहां तक कोई भी दिक्कत, झगड़ा, परेशानी हो तो पूछो। पक्का? यस सर। एक छोटा सा पॉइंट है, ऑल्दो काम तो वो आएगा जब मैं आपको टैक्स निकालना सिखाऊंगा, पर मैं यहां लिखवा देता हूं, और जब मैं टैक्स निकालना सिखाऊंगा वहां पर भी रिवाइज करा दूंगा। एग्जाम में तो जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो फिर तो आपको पता तो रहेगा ही ना, पढ़ तो चुके होगे तब तक आप। यस सर।
आपको अगर आइडिया हो बेटा, इंडिविजुअल और एचईएफ 50 लाख रुपए तक कमाते हैं, सरचार्ज नील होता है। 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक कमाते हैं, 10% सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ से ज्यादा बेटा अगर 2 करोड़ तक कमाते हैं 15% सरचार्ज लगता है। 2 करोड़ से ज्यादा बेटा 5 करोड़ तक कमाते हैं तो इनके ऊपर साहब 25% लगता है 25%. और फिर उसके बाद 37% तक सरचार्ज लगता है। पता है ना ये? Yes. Yes, sir. ना भी पता हो चलेगा, पर ये याद रखना 3 इनकम ऐसी हैं जिनके ऊपर सरचार्ज का रेट भी फिक्स है, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। मैक्सिमम सरचार्ज है 15%। 3 इनकम में नंबर 1 डिविडेंड इनकम है, नंबर 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112A वाला, अभी पढ़ाई नहीं, पता नहीं। नंबर 3 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला। इन 3 इनकम के ऊपर सरचार्ज का रेट मैक्सिमम कितना परसेंट है बेटा? 15%। अभी आपको रटना पड़ेगा, ये चीज समझ में तब आएगी जब मैं आपको टैक्स निकालना सिखाऊंगा। यस सर। तो इसलिए एक पॉइंट लिख के छोड़ देना बेटा, ये मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग है, टैक्स रेट वाले चैप्टर में समझ में आएगा बेटा। तो एक कनेक्टेड पॉइंट था इसलिए लिखवा रहा हूं। सरचार्ज रेट in respect of following 3 income cannot exceeds by 15%। 15%. मतलब क्या है, हमें कुछ नहीं पता, हमने लिख के छोड़ दिया। हमें तो ये भी नहीं पता सरचार्ज क्या होता है, ठीक है ना बेटा? लिख के छोड़ दो, सब आउटस्टैंडिंग है मेरे ऊपर। कौन कौन सी 3 इनकम है? डिविडेंड इनकम, Dividend income. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारे नहीं है। 112 ये वाला 112 ये क्या है, ये भी नहीं पता। ये नहीं पता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सारे नहीं है। 111 ये वाला 111A. 111 है, ये भी नहीं पता क्या होता है। तो कुल मिला के इस पॉइंट को छोड़ के बाकी कोई भी क्वेरी मेरे से पूछ लेना। ये पॉइंट मैं लूंगा बेटा जब मैं टैक्स रेट करवाऊंगा, टैक्स निकालना सिखाऊंगा। सर अगर किसी कंपनी ने 21-22 में डिक्लेयर कर दिया लेकिन पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, डिविडेंड की पेमेंट में डिफॉल्ट कैसे हो जाएगा? कुछ भी कर दे, डिविडेंड की पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं हो सकता। आरओसी जान निकाल देगा। वही तो अगर कर दिया तो जब वो पे करेंगे तब उसी टैक्सेबल तब होगा। इनकम टैक्स तो टैक्सेबल तब होगा, पर कंपनी तबाह बर्बाद हो जाएगी। डिविडेंड वंस डिक्लेयर लायबिलिटी हो जाती है बेटा वो। यस सर। डिविडेंड के ऊपर तो वो डायरेक्ट लगता है, फिर एक बार कमिटमेंट कर दी, अपने आप की भी नहीं सुननी। ठीक है ना? यस सर। शेयर होल्डर कपड़े फाड़ देंगे बेटा असली में, कि एक बार डिविडेंड डिक्लेयर करके पीछे हट गए। इसलिए सोच समझ के डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं। और अगर लिस्टेड कंपनी हुई, शेयर की वैल्यू ड्रेस्टिक नीचे आ जाएगी डिविडेंड डिक्लेयर करके पीछे हट गए तो। यस सर। आपका क्वेश्चन जेन्युइन हो सकता है, लाला टाइप कंपनी हो, डीजेसी प्राइवेट लिमिटेड, यस सर। हाँ डिक्लेयर करा और बाद में महसूस हुआ छोड़ो यार, क्योंकि मैं ही तो शेयर होल्डर हूँ। तो टैक्सेबल तो उस साल होगा जिस साल पे होगा। हाँ, बाकी कॉन्सिक्वेंसेस चलेंगे बेटा कंपनी लॉ में। यस सर। चलो और बोलें जी। ये किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है बेटा पीछे से, साउंड कैप्चर हो रही है। और कोई दिक्कत झगड़ा परेशानी? No, sir. नो सर। तो एक बार 2 ही मिनट लगेगी, यहां तक इकट्ठा कर लें, फिर अगला फेज थोड़ा सा अलग है, तो एक बार इकट्ठा कर लेते हैं। Yes, फाइनेंस एक्ट 2020 एंड ऑनवर्ड, जो आपके सिलेबस में, आप सीधा वही रिवाइज करा रहा हूं। आज के टाइम डोमेस्टिक कंपनी से शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड मिलेगा वो शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाएगा बच्चे? टैक्सेबल होगा। सर आप बार बार डोमेस्टिक बोल रहे हो, फॉरेन कंपनी का क्या होगा? वो तो पहले भी शेयर होल्डर के हैंड में ही टैक्सेबल था। तो इकट्ठा करके बोलो, शेयर होल्डर को चाहे डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिले, शेयर होल्डर को चाहे फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिले, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होता है एज पर हिज नॉर्मल रेट, ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। चाहे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना उसका बिजनेस ही क्यों ना हो। ग्रॉस डिविडेंड लेते हैं, उसमें से माइनस करते हैं बेटा केवल एक एक्सपेंस, वो अगर आपने कोई लोन ले रखा है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी एक अपर कैप लगी हुई है, एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस, और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम विच एवर इज लेस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। केवल ये खर्चा बेटा अलाउड होगा। एक कंपनी जिसकी 100% इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है, उस कंपनी को इनकम टैक्स नहीं देना, पर इस कंपनी ने डिविडेंड बांटा, वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाएगा बच्चे? टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनी आज के टाइम जब भी डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देगी बेटा, टीडीएस काट के क्या करेगी साहब? पेमेंट करेगी। रेजिडेंट शेयर होल्डर है बेटा 10% टीडीएस कटता है, नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर है
20% टीडीएस कटता है। रेजिडेंट शेयर होल्डर में एक केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला बेटा, अगर वो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, डिविडेंड अमाउंट 5,000 या उससे कम है, और बेटा पेमेंट होती है एनी मोड अदर देन कैश, तो इस केस में बेटा आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। माइंड इट, टीडीएस नहीं काटना, पर शेयर होल्डर के हैंड में क्या होगा बच्चे, वो टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। 3 इनकम ऐसी है जिनके ऊपर सरचार्ज का रेट कभी भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। उसमें से एक ये इनकम है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डिविडेंड इनकम। LTCG 112A वाला और STCG 111A वाला, इन 3 इनकम के ऊपर सरचार्ज का रेट कभी भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी। और डिविडेंड चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे इंटरिम हो, चाहे फाइनल हो, चाहे डीम डिविडेंड क्यों ना हो, ये सारे के सारे आज के टाइम शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होने। Yes, sir. जितना पढ़ाया था उतना रिवाइज भी हो गया। आगे लेके चलूं? Yes, Yes, sir. sir. फॉरेन कंपनी में भी टीडीएस के रेट सेम है? फॉरेन कंपनी के टीडीएस के रेट, इनकम टैक्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया है, होल ऑफ वर्ल्ड है। अच्छा हाँ ठीक है। इंडिया। ओ माय गॉड, नालायक, फॉरेन कंपनी के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन थोड़ी ना लगेंगे। यस सर। फॉरेन कंपनी तो इंडिया से बाहर बैठी है ना बेटा, वो तो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। हम्म। वो अपनी कंट्री के लॉ से चलेगी। सर उनकी कंट्री क्या बोलती है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। अभी तुम ये भी क्वेरी पूछ लो कि सर बाहर की कंट्री क्या बोलती है, तो 204 कंट्री है, मैं 204 कंट्री के लॉ थोड़ी ना पड़े बैठा हूँ। Yes, sir. हाँ, चलो आगे। यस सर। Yes, sir. अब आओ, एक बढ़िया सेक्शन है, एक जानदार सेक्शन, एक शानदार सेक्शन, ATM। ये है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड पेड। बाय डोमेस्टिक कंपनी। अगर थोड़ा सा भी लो की बेटा बारीक से नॉलेज रखते हो, चैप्टर 6 से किसी को याद है उसकी कवरेज कहां से कहां तक होती है? 80C to 80U। गुड। चैप्टर 6A की कवरेज है 80C से लेके 80U। Yes, sir. यस सर। अल्फाबेट से पकड़ लो, ATM इसके बीच में कहीं आएगा यस यस सर। सर। तो मैं बोल सकता हूँ ये चैप्टर 6 से डिडक्शन है। Yes, sir. समझ में आया तो हाँ करना। हाँ जी। Yes, चैप्टर sir. 6A की कवरेज ही 80C से लेके बेटा 80U है, और ये सेक्शन है 80M। 80M बेटा ये साहब चैप्टर 6 से डिडक्शन है। डायग्राम फॉर्म में बनाता हूं फिर आपके समझ में आएगा। क्या कहती है ये सेक्शन? अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी, Yes, sir. इसको किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है, हो सकता है। Yes, sir. जी। हम इसके एंगल से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, ये है हम, ठीक है ना बेटा? यस सर। ये अपनी फोटो बना दो, हम इसके एंगल से पढ़ रहे हैं। एक डोमेस्टिक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है। कोई दूसरी डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, या हो सकता है कोई बिजनेस ट्रस्ट हो। सर ये क्या होता है पता नहीं, सर ये भी पढ़ेंगे ना? क्या हो गया पढ़ा दूंगा। हाँ जी। वैसे पढ़ा दीजिए। कई जगह टच होगा ये, हाँ मैट वेट चैप्टर में भी टच होता है, पढ़ा दूंगा, बता दूंगा क्या होता है। यस तो सर। एक डोमेस्टिक कंपनी ये है बेटा, मैं अपना नाम लिख रहा हूं, आप अपना लिख लेना। DJC प्राइवेट लिमिटेड, इसने रिलायंस के शेयर परचेज कर रखे हैं, तो इसको रिलायंस से डिविडेंड आ रहा होगा। इसने माइक्रोसॉफ्ट के बेटा शेयर परचेज कर रखे हैं, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट से डिविडेंड आ रहा होगा। इसने बेटा कोई बिजनेस ट्रस्ट के बेटा यूनिट सेल कर रखे हैं, तो उससे भी डिविडेंड आ रहा होगा। ये सारे डिविडेंड किसके हैंड में टैक्सेबल हुए होंगे? कंपनी के हैंड में, एज पर हिज नॉर्मल रेट अंडर द हेड अदर सोर्स। यस सर। ठीक। अब ये डोमेस्टिक कंपनी में तो अपना डिविडेंड पे कर रही होगी, यस या नहीं सर। पे करती? यस सर करती हूँ। ये भी तो अपना डिविडेंड पे कर रही होगी। तो ये जो डिविडेंड पे किया है, इस डिविडेंड की चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलेगी।
यस सर। ठीक, मिलेगी कब? जब डिविडेंड रिसीव हुए हैं। अगर कोई डिविडेंड ही रिसीव नहीं हुआ, कंपनी ने खाली डिविडेंड पे कर रखा है, तो डिडक्शन नहीं है। यस सर। ये डिडक्शन तब है जब इसको डिविडेंड रिसीव हुआ है और आगे ये डिविडेंड पे कर रही है। ऐसी भी तो कंपनी हो सकती है जिनको डिविडेंड कहीं से रिसीव नहीं हो रहे, वो खुद ही पे कर रही है बस। यस सर। हो सकता है ना? यस सर। तो ये डिडक्शन नहीं है, डिडक्शन तब है बेटा जब क्या है साहब, आपका इन कंपनीज को डिविडेंड इनकम होती है, इन तीनों में से कोई भी एक या तीनों। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? डिडक्शन कितने की मिलेगी? ये कंपनी करेगी क्या? एक तो पहले ये ग्रॉस डिविडेंड देखिए कितना मिला, बोलो ना। सर अमाउंट नहीं लिखा था। यस सर। अमाउंट लिखा नहीं है, वैसे ही ऐसे कर देंगे ना। अच्छा, और फिर उसमें से वो क्या माइनस करेगी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 18 अरे नहीं, कितना एक्सपेंस, रिसीव होगा? एक्सपेंसेस। ठीक है। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यस सर। मैं बोल सकता हूँ ये आ जाएगा टैक्सेबल डिविडेंड। डिविडेंड। ठीक, यस। मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं, टैक्सेबल डिविडेंड आ गया ये 10 लाख, हाइपोथेटिकल ले लिया है। Yes. और ये डिविडेंड पे किया, केस ए 6 लाख, केस बी 12 लाख। मेरे ख्याल 100% आंसर आप सही दोगे। इसका खुद का अपना टैक्सेबल डिविडेंड कितना है? 10 लाख। इसने खुद डिविडेंड कितना दिया केस ए में? 6 लाख। तो डिडक्शन कितने की मिलनी चाहिए? 6 की मिल जाएगी। पूरे 6 की मिल जाएगी। पूरा डिविडेंड पेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। पूरे 6 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी बेटा। हाँ जी। और दूसरे केस में 10 लाख तक की। 10 लाख की। दूसरे केस में बेटा 10 लाख की टैक्सेबल डिविडेंड से डिडक्शन कभी ज्यादा नहीं हो सही सकती। हो। बात भी ठीक है, वो बोलते हैं दाढ़ी से बड़ी मूंछ नहीं हो सकती, लिख लेना। तो केस ए में 6 लाख की डिडक्शन मिलेगी ग्रॉस टोटल इनकम में से। ये चैप्टर 6 डिडक्शन है। यस सर। हाँ, और केस बी में कितने की डिडक्शन मिलेगी बेटा? 12 लाख की डिडक्शन मिलेगी। 12 लाख सर 10 लाख की। ओ सॉरी 10 लाख की, सॉरी बोल दिया बेटा, 10 लाख की। केस ए में 6 लाख की, केस बी में 10 लाख की। सर ऐसे क्यों किया है कि अगर ये dividend- बेटा असल में डबल मार पड़ती थी कॉर्पोरेट्स के ऊपर। पहले जो डिविडेंड इनकम आपकी आ रही है वो इनके ऊपर टैक्स, पहले कैस्केडिंग इफेक्ट सुना था आपने पुराने लॉ में? Yes, 11501 है। yes, sir. ये उसी के जगह उसी को रिलैक्सेशन दे रहे हैं ना हाँ जी। भाई। डिविडेंड आ भी रहा है और डिविडेंड जा भी रहा है, तो जो जा रहा है उसके रिगार्डिंग रिलैक्सेशन दे दी। आया राम गया राम, नेट कर दिया। अब अगर नेट देखो, केस ए का नेट देखो, केस ए का नेट 10 लाख की इनकम हुई, डिडक्शन कितने की मिली? 6 लाख की। तो टैक्सेबल देखोगे तो नेट कितना हो गया? 4 लाख। 4 लाख। और वैसे भी मैक्रो लेवल से देख लो, 10 आया 6 गया, नेट 4 ही तो बचा है, यस यस सर। सर। है ना। और केस बी में देखो, दोबारा बताऊं, अदरवाइज डबल 10 आया और बेटा 6 लाख की डिडक्शन मिली, तो नेट टैक्सेबल कितना हो गया? 4 लाख। और वैसे भी देख लो, इनफ्लो आउटफ्लो देख लो, 4 लाख ही बच रहा है इसके पास। 10 आया था, 6 चला गया, 4 बचा, 4 पे टैक्स ले लिया लोन ने। यस सर ठीक है। और केस 2 में बेटा इनकम 10 लाख, खर्चा कर दिया 12 लाख। लॉसेज आपकी तो आदत खराब है, आप तो ज्यादा खर्चे कर रहे हो। हम डिडक्शन कितने की देंगे? 10 लाख की। 10 क्योंकि लाख। अगर 12 की दे दी फिर तो नेगेटिव हो जाएगा, लॉस आ जाएगा और ये बाकी इनकम से सेट ऑफ कर लेगा। यस सर। तो इसलिए लोन ने अपर कैप लगा दी भैया, टैक्सेबल डिविडेंड से ज्यादा तो डिडक्शन देंगे ही नहीं। यस सर। आया लॉजिक समझ? यस सर। यस सर। फिलहाल आप भूल जाना लॉजिक, आपको तो याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, एक तो डिडक्शन केवल किसको है बताइए? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक कंपनी को, और किसी को डिडक्शन नहीं है। और सारी डोमेस्टिक कंपनी को नहीं है, उनको है जिनको खुद डिविडेंड इनकम हो रही है, या तो किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से, या किसी फॉरेन कंपनी से, या किसी बिजनेस ट्रस्ट से। इनसे अगर डिविडेंड इनकम है और ये डोमेस्टिक कंपनी आगे डिविडेंड पे करती है, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा बेटा? आपकी 80M में क्या मिलेगी बच्चे? डिडक्शन मिलेगी। कितने की मिलेगी साहब? जितना टैक्सेबल डिविडेंड और डिविडेंड पेड विच एवर इज लेस। इक्वेशन में बनाऊं तो टैक्सेबल डिविडेंड और डिविडेंड पेड विच एवर इज लेस। और एक चीज और याद रखना, ये डिविडेंड पे कर देना बेटा, 21-22 का डिविडेंड
30 सितंबर 2022 तक पे कर देना, तो डिडक्शन है, अदरवाइज डिडक्शन नहीं है। तो अपनी कंपनीज में अपनी एजीएम 30 सितंबर से पहले करवा लेना, ताकि डिविडेंड डिक्लेयर होके पे भी हो जाए, अगर एटीएम की डिडक्शन क्लेम करनी है। सुन रहे हो? Yes, sir. क्योंकि लॉ में लिखा है 30 सितंबर 2022 तक क्या कर देना, पे कर देना। डिक्लेयर नहीं लिखा, पे लिखा है। यस सर। तो 21-22 की एजीएम 30 सितंबर से पहले करवा लेना अपनी। थोड़ा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, यस सर। हाँ ताकि डिविडेंड की पेमेंट टाइम से हो जाए। क्योंकि अगर डिविडेंड की पेमेंट 30 सितंबर के बाद हुई, 10 अक्टूबर को हुई, एटीएम नहीं मिलेगा। यस सर। ठीक है सर, ये लॉजिक है। जब आप देखोगे अब एजीएम थोड़ी थोड़ी जल्दी हो रही होती है, पहले किसी जमाने में सितंबर एंड में होती थी, अब सितंबर फर्स्ट वीक में कर देते हैं बेटा। रीजन जब होगा ना, तो आज की क्लास याद कर लेना एटीएम, क्योंकि हम चाहते हैं 30 सितंबर तक तो सारा सफाई खत्म हो जाए, पे हो जाए। यस हाँ सर। जी। कंपनी को काम में तो बहुत करने पड़ते हैं, बैंक अकाउंट ओपन होते हैं, बैंक में पैसा जाता है, फिर वहां से डिविडेंड वारंट जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो टाइम लगता है इन चीजों में बेटा। ये लॉजिक है कि एजीएम थोड़ी थोड़ी जल्दी होने लग गई थी, इसलिए नहीं कि कंपनी सुधर गई जल्दी करवा रही है, इसलिए एटीएम की डिडक्शन क्लेम करनी है, नहीं मरेंगे। इनकम टैक्स दूसरे लोगों को भी सुधार देता है, लाइक लेबर लॉ। जैसे लेबर लॉ में प्रोविडेंट फंड सुधारा था, Yes, यहाँ sir. पर ये कंपनी लॉ सुधार दिया। एजीएम अपने आप ही ना जल्दी करेगा। यस सर। चले, यस सर। फाइंड अप हो गई बेटा मेरी तरफ से। अब एटीएम भी इन टोटलिटी, इसमें भी कोई किंतु परंतु हो तो पूछ लो। चलो यस सर। नेक्स्ट सेक्शन है बेटा 115 बीबीडी। ये सेक्शन बहुत परेशान करेगी आगे तक। ये है स्पेशल टैक्स रेट इन केस ऑफ डिविडेंड इनकम। क्या है ये? स्पेशल टैक्स। स्पेशल टैक्स रेट। अभी तक तो मैंने क्या बोला था भैया, नॉर्मल टैक्स रेट होता है। Yes, sir. यस अब ये क्या है? अभी तक तो मैंने डिविडेंड का रेट बोला था ना, नॉर्मल होता है। यस सर। यस सर। पर अगर 115 बीबीडी में डिविडेंड फंस गया, स्पेशल टैक्स रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, लिखा, और स्पेशल टैक्स रेट है बेटा 15%। डायग्राम फॉर्म में बनाते हैं। ये कंपनी बना दो एक इंडियन कंपनी, नाम ही लिख दूं आईएनडी लिमिटेड, यस समझ जाओगे ना आप। ये कंपनी बना दो फिरंगी, इंडियन लिमिटेड ने फॉरेन लिमिटेड में, फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ज्यादा शेयर हेल्ड कर रखे हो, तब ये सेक्शन लगती है। शेयर होल्डर कौन है पहले तो ये बताओ? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी। कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए? 26%। 26% या उससे ज्यादा। और उसके एवरेज में इसको क्या हो रही है? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम। वीआईपी ट्रीटमेंट है, डिविडेंड शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%। अंडर सेक्शन 115 बीबीडी। बीबीडी। और ये याद रखना बेटा, लॉ ने टैक्स रेट घटा दिया। वैसे इंडियन कंपनी का टैक्स रेट कितना परसेंट होता है अगर ये सेक्शन ना होती तो? 30%। और अगर छोटी इंडियन कंपनी है जिसकी टर्नओवर 400 करोड़ से कम होती है, 25%। तो उसका रेट होता है 25%। 25%। अभी पढ़ाऊंगा, टैक्स रेट पढ़ाया नहीं। अगर ये सेक्शन ना होती तो 30% तक ये क्या हो जाता बेटा? टैक्सेबल होता। पर इस सेक्शन के कारण बेटा कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? केवल 15% के हिसाब से बच्चे ये टैक्सेबल होगा। सब्जेक्ट टू बेटा आपका इंडियन कंपनी की शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? 26% या उससे ज्यादा। सब्जेक्ट टू 26% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, यहाँ पर टैक्स रेट घटा दिया, यहाँ पर एक्सपेंस किसी भी टाइप का अलाउड नहीं है। यहाँ तो इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं है। एक तो वैसे खर्चे अलाउड नहीं थे, Yes, खाली yes, एक अलाउड sir. था ना इंटरेस्ट, तो यहाँ तो वो भी अलाउड नहीं है।
तो लिख दूं Yes, sir. expenses shall not allowed as Deduction. डिडक्शन। खर्चा किसी भी टाइप का कोई भी अलाउड नहीं होगा। Done, sir. लॉजिक समझाऊं? याद करने में आसानी रहेगी। Yes, sir. होता क्या था, इंडियन कंपनी या आउटसाइड इंडिया अपनी सब्सिडी खोल देती थी बेटा। यस सर। 50% से ज्यादा में सब्सिडी होती है ना। हाँ जी सर। तो इंडियन कंपनी ने आउटसाइड इंडिया अपनी क्या कर दी बेटा, सब्सिडी खोल दी। उस सब्सिडी ने क्या कमाई बेटा, इनकम कमाई। अब वो इनकम शेयर होल्डर बेटा निकालेंगे डिविडेंड के तौर पे। अब वो डिविडेंड के तौर पे निकालेंगे तो वो इंडिया में आके टैक्सेबल हो जाएगी एज पर नॉर्मल रेट। यस सर। Yes, sir. अब इस इंडियन लिमिटेड की फॉरेन में सब्सिडी है, उसने इनकम कमाई बेटा 1000 करोड़ रुपए। अब वो 1000 करोड़ रुपए इंडिया में रिपेट्रिएट करेंगे डिविडेंड के तौर पे, तो वो शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट ऑफ 30%। 30% तक। बड़ी कंपनियां तो 30, छोटी है तो 25। मैं एक बार 30 मान लेता हूँ। वो 30% के हिसाब से इंडियन कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होती थी। इंडियन कंपनी ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, वो पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट नहीं करते थे, रूट घुमा देते थे, मनी लॉन्ड्रिंग। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाउंस करवा दिया, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, और घुमा फिरा के फिर वो इंडिया में पैसा लेके आ रहे हैं। यस सर। ये समस्या अरुण जेटली साहब ने समझी थी। उन्होंने इंडियन कंपनी को बुलाया, बात सुनो, इस पैसे को इंडिया में रिपेट्रिएट करो। इंडियन कंपनी कह रही है हम नहीं करेंगे। आप 30% टैक्स लगाते हो और सुधरते नहीं हो, फिर उसके बाद सरचार्ज भी लगा देते हो, फिर भी नहीं सुधरते हो, उसके बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाते हो। अरुण जेटली साहब ऐसा मत करो, इससे इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है, ब्लैक मनी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। हवाला करोगे तो ब्लैक मनी तो क्रिएट होगी। यस सर। यस सर। आप इस पैसे को रिपेट्रिएट करो इंडिया में, हम आपका टैक्स रेट ही आधा कर देंगे। 30 से घटा के कितना परसेंट कर दिया था बेटा, 15% क्या कर दिया, उसका टैक्स रेट कर दिया। अब इंडियन कंपनी से जब हमें दिक्कत नहीं है, अब हम इंडिया में क्या करेंगे, रिपेट्रिएट करेंगे। अब वो प्रॉपर दिखाती है डिविडेंड इनकम इंडिया में आ रही है और इंडियन कंपनी के हैंड में टैक्सेबल हो रही है एट द रेट ऑफ 15%। खर्चा किसी भी टाइप का क्या नहीं होगा बच्चे, अलाउड नहीं होगा। सही। ठीक है? यस सर। बोले। डीडीटी हटा के तो फिर लॉस ही हुआ है ना एक तरीके से। पहले तो सिर्फ 20% लगता था और अब डीडीटी हटा के लॉस हुआ गवर्नमेंट को नहीं, लोगों को। लोगों के हैंड में बिल्कुल। पहले तो हमारे हैंड में एग्जम्प्ट होता था, अब आज के टाइम डिविडेंड टैक्सेबल है। हाँ मतलब पहले तो सिर्फ पहले 21% लगता था। पहले तो हम खुश होते थे एग्जम्प्टेड इनकम है। अब कुछ भी आ जाए 1 रुपया भी टैक्सेबल है। यस सर। चलें? यस सर। क्वेश्चन सुनो मेरा। अगर एक पार्टनरशिप फर्म ने 26% या उससे ज्यादा शेयर हेल्ड कर रखे हैं, सर आप पॉज हो गए, एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर पार्टनरशिप फर्म ने 26% या उससे ज्यादा शेयर हेल्ड कर रखे हैं, तो भी क्या ये सेक्शन लगेगी? No, sir. एलएलपी ने 26% या उससे ज्यादा शेयर हेल्ड कर रखे हैं, तो भी क्या ये सेक्शन लगेगी? But ये तो सर इंडियन कंपनी। आंसर इज नो। No, रिलैक्सेशन sir. केवल कंपनी है ना इंडियन बस। कंपनी को है बस। हाँ जी। रिलैक्सेशन इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन कंपनी। और सारी इंडियन कंपनी नहीं, कम से कम शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए बेटा? 26% or more। 26% और मोर। तो बड़ा बड़ा नोट डाल दो एक। सेक्शन 115 BBD बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन कंपनी। सेक्शन 115 BBD लोअर टैक्स बेनिफिट Yes, sir. is available only in case of Indian company। और इंडियन कंपनी भी कौन सी? Who holds 26% or more। इक्विटी शेयर इन फॉरेन कंपनी। Yes, sir। चाहे ये इसमें 26% इक्विटी शेयर्स होल्ड करने हैं, लेकिन जो Equity। लेकिन अगर डिविडेंड प्रेफरेंस आएगा तो भी 15% लगेगा। नहीं सर, तो मतलब समझाने में, मतलब ये जो डिविडेंड। हाँ नहीं, हाँ होल्डिंग इक्विटी होनी चाहिए। डिविडेंड कोई सा भी हो 15 लगेगा। ओके सर। डिविडेंड चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे इंटरिम हो, चाहे फाइनल हो, चाहे डीम डिविडेंड हो,
ए बी सी डी, सेक्शन 2 क्लोज 22 ए बी सी डी, वो भी पढ़ी नहीं हमने। सर ठीक है भाई, बोलो। सर अगर यही वाली जो कंपनी है आगे डिविडेंड पे करे अपने शेयर होल्डर्स को तो 80M की डिडक्शन मिलेगी? बेटा इस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर दो। सर ये तो समझ में आ गया, इसको डिविडेंड इनकम मिली तो 115 बीबीडी में टैक्सेबल हो गई। अब ये बच्ची कह रही है ये भी तो डिविडेंड आगे दे सकती है। मैं एग्जांपल बनाता हूँ। मिलेगी सर। नहीं पहले मैं बनाऊंगा। मैं पहले बनाऊंगा। ये कंपनी IND लिमिटेड, इसको फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है। 26% शेयर होल्डर हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ जी। इसको डिविडेंड मिला 10 लाख रुपए। इसने भी आगे डिविडेंड पे कर रखा है, लेटर से 6 लाख रुपए बेटा, ठीक है। तो एक एक को अलग अलग डील करते हैं। पहले तो ये डिविडेंड टैक्सेबल होगा। यस सर। यस सर। टैक्सेबल होगा बेटा अगर 26% या उससे ज्यादा है तो 15%, 15%। यस सर। और अगर 26% से कम है तो 30% नॉर्मल रेट से। हाँ जी। यस सर। टैक्सेबल तो हमेशा होगा। यस सर। और अब आगे ये डिविडेंड दे रही है तो अब चेक करो क्या ATM वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। सर हो रही हाँ जी। चेक करो डायग्राम में चेक। अरे भाई चेक तो करो। हाँ जी सर, फोन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा ना, चाहे डोमेस्टिक से हो, चाहे फॉरेन से हो, चाहे बिजनेस ट्रस्ट से हो, वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो क्या आंसर होगा बेटा? कहाँ गया क्वेश्चन? ATM अलाउड एज डिडक्शन। सर बोलिंग। ये जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है, ये जो आगे फर्दर हमें वो पे कर रही है डिविडेंड, उस वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकते हैं ना शेयर होल्डर्स? कोई भी हो, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, ओके। बस वो TDS के कारण फर्क पड़ता है। रेजिडेंट है तो 10% TDS काटेगी, हाँ जी। नॉन रेजिडेंट है तो 20%। जी सर। और पूछो। डन सर। मैंने आपको बेटा सेक्शन 8 पढ़ा दी, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। फिर मैंने आपको सेक्शन 56 भी पढ़ा दी, टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ओनली। फिर मैंने आपको ATM पढ़ा दी, चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलेगी खाली डोमेस्टिक कंपनी को। फिर मैंने आपको सेक्शन 115 BBD भी पढ़ा दी। वो क्या थी बेटा? इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं, उसके एवरेज में क्या मिलती है बेटा? डिविडेंड इनकम मिलती है। वो डिविडेंड ग्रॉस डिविडेंड टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 15%। खर्चा किसी भी टाइप का कोई भी अलाउड नहीं होगा। यस सर। यस सर। एम आई क्लियर? यस सर। टोटली। पक्का? यस यस सर। सर। बनाए एक छोटा सा एग्जांपल। यस यस सर। चलो लिखो। 1 मिनट बेटा। चलो भाई एग्जांपल लिखो। X Limited, an Indian company, provide the following information for financial year 21-22। एक्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, ये इंफॉर्मेशन दे रही है बेटा 21-22 की। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस इन पेरिस 150 lakh। डिविडेंड फ्रॉम Reliance Limited 40 lakh। X Limited hold 30% शेयर। हो सकता है बेटा कि एक डोमेस्टिक कंपनी ने दूसरी डोमेस्टिक कंपनी में 26% से ज्यादा ले रखे हो। यस सर। यस सर। हाँ, मैं प्रैक्टिस ही असल में मैं 26 के हिसाब से करवा रहा हूँ। डिविडेंड फ्रॉम
यूएसए लिमिटेड, नाम से समझ जाओगे फॉरेन है बेटा। हाँ हाँ जी हाँ, डिविडेंड फ्रॉम यूएसए लिमिटेड, इससे मिला बेटा 25 लाख, और इसमें एक्स लिमिटेड ने होल्ड कर रखे हैं 30% शेयर। डिविडेंड फ्रॉम दुबई, ये भी फॉरेन कंपनी होगी ना बेटा। यस सर। यस सर। इसमें एक्स लिमिटेड ने होल्ड कर रखे हैं 26 से कम ले लेता हूं, एक क्वेश्चन में सारी वैरायटी हो जाएगी। 80 लाख ड्यूरिंग द ईयर, पता नहीं। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर नहीं सॉरी एक्स लिमिटेड paid dividend of rupee 20 lakh to his shareholder. Compute, अब टैक्स निकाल नहीं सकते क्योंकि टैक्स रेट नहीं पता आपको। कंप्यूट हिज टोटल इनकम निकाल तो सकते हैं। डन सर। Yes, sir. पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप साथ साथ चलेंगे बस। जी सर। इंडियन कंपनी रेजिडेंट होती है बेटा, Yes, sir. हाँ जी और रेजिडेंट की याद हो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ाया था। हाँ जी तो इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस इन पेरिस इंडिया में टैक्सेबल होगा। होगा सर। यस सर। क्यों? ग्लोबल इनकम सर रेजिडेंट है ना। इंडियन कंपनी बेटा ऑलवेज रेजिडेंट, और Resident. रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस कितनी थी बेटा? 150 लाख। 80 लाख। टैक्सेबल होगी। डोमेस्टिक कंपनी को दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला, पहले तो ये बताओ टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? तो टैक्सेबल तो होगा। फ्लेक्सिबल होगा। डिविडेंड इनकम ऑलवेज टैक्सेबल, अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं हाँ है, जी। वो चाहे इंडिया से मिले चाहे फॉरेन से मिले। हाँ 115 बीबीडी हो गया तो टैक्स रेट स्पेशल हो जाता है, पर टैक्सेबल तो हमेशा ही होता है। Yes, sir. तो सेकंड है डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड। Reliance Limited. अदर सोर्स की इनकम है ये, ठीक है ना। Yes, sir. यस सर। कितना था डिविडेंड? 40 लाख। Yeah. अब बेटा 26% से ज्यादा होल्डिंग है, क्या 115 बीबीडी लगेगी? नहीं लगेगी सर। नहीं लगेगी सर। फॉरेन कंपनी। वो कब लगती है? जब इंडियन कंपनी कंपनी से डिविडेंड। फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ज्यादा होल्ड करती है, तो ये नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा। Yes, sir. ठीक है बेटा। अगला डिविडेंड क्या था? Dividend from डिविडेंड US. फ्रॉम यूएसए लिमिटेड। फॉरेन कंपनी है, फिरंगी है। कितना है? 25 लाख। 25 लाख। ये बेटा क्या 115 बीबीडी लगेगी? Yes, sir. यस सर। अब की बार सेटिस्फाइड हो रहा है? Yes, इंडियन sir. कंपनी ने फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ज्यादा शेयर हेल्ड कर रखे हैं ना बेटा। यस सर। नेक्स्ट एक डिविडेंड और था ना, आई थिंक यस सर। दुबई लिमिटेड। 26 से कम है तो मेरा आंसर टैक्सेबल ही नहीं होगा। नहीं सर टैक्सेबल होगा। but सर special टैक्सेबल tax तो नहीं होगा। 1 रुपया भी हो और कोई भी शेयर हो, टैक्सेबल तो आज के टाइम डिविडेंड हमेशा है। टैक्स रेट देखते हैं अभी 115 बीबीडी सेटिस्फाइड है या नहीं है। बोलना बेटा अमाउंट कितना है? 80 80 लाख। लाख। 30 लाख सर। अब इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी में शेयर हेल्ड तो करे हैं, पर 26% या उससे ज्यादा नहीं है। नहीं। नहीं। तो टैक्सेबल तो होगा, नॉर्मल रेट से होगा, 15% से नहीं। Yes, sir. एम ए क्लियर? Yes. सर ग्रॉस टोटल इनकम 295 लाख। 95 25. माइनस चैप्टर 6 से डिडक्शन। से डिडक्शन। क्या कोई चैप्टर 6A का केस बन रहा है? Yes, sir. 80M का बन रहा है। एक डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिल भी रहा है और आगे डिविडेंड दे भी रही है।
यस सर। Yes, sir. तो एटीएम का केस बन गया ना बेटा। हाँ जी यस सर। एटीएम में कितने की डिडक्शन मिलती है? एक्चुअल डिविडेंड पेड कितना था भाई? 20 लाख। 20 लाख। और टैक्सेबल डिविडेंड कितना है? टैक्सेबल डिविडेंड 25। 40 और 25 और 80 140. तो सारा नहीं। 145 165 है 145 80 40 120 और 25 125। कुछ कह रहे थे बेटा आप? नो नहीं सर, 125 कैसे आया? सर 145 होगा। Yes, sir. ये कितना होता है ये? 145 आ रहा है सर, 145। तो 145 लिखा है बेटा, ध्यान नहीं देते, तुम्हारी गंदी आदत है ये। सर सुधार लेंगे हम। हाँ गुड। सरकास्टिक वे में बोल रही है नालायक। तेरा रोल नंबर रुक जाएगा दुष्ट। चलो विच एवर इज लेस 20 लाख की डिडक्शन मिलेगी। टोटल इनकम बोलो बच्चा। 295। अच्छा हाँ, उसके बाद 275। 295 20 माइनस फिर भी 295। नहीं नहीं कैलकुलेटर हैंग हो गया क्या नालायक का? 75. सर। ब्रेक मिल गया सर। अब एक बात पूछता हूं आपसे, ऑल्दो भी टैक्स मैंने निकालना सिखाया नहीं, पर आप आंसर दे दोगे। ये 20 लाख की डिडक्शन मैं बोल सकता हूं इसके अगेंस्ट मिल रही है? Yes, sir. 145 के। हाँ जी 145 के अगेंस्ट। अब 145 में 30% वाले भी हैं। हाँ जी, ओए, कहाँ गया? 15 वाले भी हमारे। चल मेरा। मैं नहीं, पहले मैं लिखूंगा। और 15 वाले भी हैं। यस सर। तो आप बता सकते हो आपने ये किसमें से क्लेम करी होगी? 30। चलिए 25 तो 15%. 25 भूल जाओ, कंपनी बड़ी है, बड़ी कंपनी का टैक्स रेट 30% होता है ना। हाँ जी 30 वाले में। 30 वाले तो से 30 वाले में से हमारे पास ऑप्शन है ना कि डिविडेंड इनकम से माइनस कर लो, तो हम 30 में से। तो जब आप इसका टैक्स निकालोगे ना, पता कैसे टैक्स निकलेगा? इसमें से आप स्पेशल रेट वाली तो अलग कर लोगे। Yes, sir. 120 lakh. डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 बीबीडी कितना है? डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 बीबीडी 25 लाख। 140। हाँ अरे 115 बीबीडी वाला डिविडेंड तुम्हारे बिजली के प्लग में हाथ डाल दूंगा मैं। 25 lakh. लिख भी रहा हूं मैं अंडर सेक्शन 115 बीबीडी, फिर टोटल बोले जा रहे हैं। बाकी डिविडेंड कितना बचा? बाकी 120। टोटल 145 था, 20 लाख की तो डिडक्शन क्लेम कर ली। हाँ जी यस सर। टोटल कितना था? ये कितना टोटल हो रहा है? 145। 145 में 20 की डिडक्शन क्लेम कर ली, बचा 125। यस सर। 125 में से 25 यहाँ ले गए तो कितना बचा? 100 लाख। और बाकी बच गई बिजनेस इनकम। हाँ जी कितनी बची बिजनेस इनकम? तो 150 लाख। पहले तो इन तीनों का टोटल देखो, 275 बन रहा है नहीं बन रहा है? सर बन गया। समझ में आया नहीं आया बाइफरकेशन? हाँ जी अब बोलो टैक्स रेट एक इसके ऊपर? 15 30. 15. बस निकालना मत टैक्स, क्योंकि नहीं उसके बाद फिर सरचार्ज आएगा, फिर सेस आएगा, वो भी बताया नहीं मैंने। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये है बेटा आपका चिल्लर सा कॉन्सेप्ट है आपका। एक करा दिया 115 बीबीडी वाला, खाली इंडियन कंपनी के केस में होता है, बाकियों के केस में तो होता ही नहीं। Yes, sir. एक पार्टनरशिप फर्म 30% शेयर होल्ड करे बैठी है फॉरेन कंपनी में, एक एलएलपी 40% शेयर होल्ड करे बैठी है फॉरेन कंपनी में। हमेशा नॉर्मल टैक्स रेट 115 बीबीडी लगती ही नहीं है। यस सर। माइंड अप हो गया बेटा मेरी तरफ से यहां तक इन टोटलिटी। कोई भी इफ्स एंड बट्स? No, sir. पक्का? Yes, यस sir. सर। जब मैं असेसमेंट ऑफ फर्म करवाऊंगा टेंशन मत लेना, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, डिविडेंड वहां ले लूंगा मैं। जब मैं असेसमेंट ऑफ कंपनी कराऊंगा ये डिविडेंड इनकम में फिर वहां लूंगा। जब मैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कराऊंगा फुल फ्लैश क्वेश्चन में वहां पर भी ले लूंगा। Okay, sir. अभी खाली बस मैं एक इनकम करा रहा हूँ ना, अभी टैक्स रेट नहीं समझाया मैंने, इसलिए मैं थोड़ा सा हर्डल है मेरे ऊपर अभी। Okay, sir. तो आई थिंक अब खाली डिविडेंड की डेफिनेशन बची हुई है कि डिविडेंड क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा बेटा। इस क्लास में इतना ही।